नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन में भी खास करके कांग्रेस और उसके पूर्व के राजनीतिक संगठन के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत में कांग्रेस का राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक मंच के रूप में उभर करके आना ये कोई अचानक से होने वाली घटना नहीं है। यानी कि 1885 में ऐसा नहीं हुआ कि एक भविष्यवाणी हुई और अचानक से कांग्रेस जो है राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक मंच के रूप में उभर करके सामने आ गई। आप देखेंगे कि 1840 के दशक से ही भारत के विभिन्न भागों में अब क्षेत्रीय स्तर पर राजनीतिक मंच स्थापित हो रहे थे। यानी कि अब भारतीय अपने सीमित उद्देश्यों के लिए राजनीतिक संगठन बनाना प्रारंभ कर दिए थे। यहाँ पे प्रश्न ये है कि आखिर में भारतीयों को इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई। भारतीयों को ऐसा क्यों लग रहा था कि उन्हें अब अपने उद्देश्यों के लिए राजनीतिक मंच स्थापित करने चाहिए। तो आप समय देखिए, उस समय की परिस्थितियों को देखिए और 1840 तक ब्रिटेन की संसद द्वारा कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जिन कानूनों ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि उनके साथ भेदभाव किया जाता है और पढ़े लिखे भारतीयों की योग्यता को नज़रअंदाज किया जाता है। आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट तो याद ही होगा। यह ऐसा समय है, इस समय तक आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकल गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रही थी। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रारंभ में आई तो थी भारत में व्यापार करने और अधिक से अधिक मुनाफा बनाने। शुरुआत में हुआ भी ऐसा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार कर रही थी और मुनाफा बना रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ताक पर रखते हुए, ईस्ट इंडिया कंपनी को नज़रअंदाज करते हुए भारतीयों का शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया और अपना अधिक से अधिक मुनाफा बनाया। और इस बात की भनक ईस्ट इंडिया कंपनी को लगने ही नहीं दी। हुआ कुछ ऐसा 1772 और 73 तक आते आते कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी और अधिकारी तो मालामाल हो गए, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का दिवालिया निकल गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए ब्रिटिश सरकार के पास जाती है मदद मांगने के लिए। तो ब्रिटिश सरकार को पहले से ही पता होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीयों के साथ बुरा किया है, उनका शोषण किया है और उनके ऊपर अत्याचार किया है। इसलिए ब्रिटिश सरकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने को मना कर देती है। ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत गिड़गिड़ाती है, उनसे गुहार करती है कि आप हमारी मदद करिए, क्योंकि यहाँ पे अब हमारा अस्तित्व ही खतरे में है। तब ब्रिटिश सरकार एक शर्त के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद करने को तैयार हो जाती है और वो शर्त ये होता है कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जो कानून बनेगा वो ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया जाएगा। और 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट इस संदर्भ में पहला ऐसा कानून होता है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कानून ब्रिटेन की संसद के द्वारा बनाया जाता है। और ये सिलसिला अब यहीं से प्रारंभ हो जाता है। आप देखेंगे कि इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, यानी कि 1840 तक कुछ ऐसे कानून बनाए गए थे जिन कानूनों ने भारतीयों को यह एहसास दिलाया कि ब्रिटेन के द्वारा जो कानून बनाया जा रहा है उन कानूनों में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है और पढ़े लिखे भारतीयों की योग्यता को नज़रअंदाज किया जाता है। देखिए, अंग्रेज शुरू से ही भारतीयों को ये समझते थे और उनको ये कहते थे कि तुम असभ्य हो, तुम बर्बर हो और तुम अशिक्षित हो। हम यहाँ पे आए हैं तुम्हें सभ्य बनाने, तुम्हें शिक्षित बनाने, इसलिए तुम उस योग्य नहीं हो, ना ही तुम्हारी उतनी योग्यता है कि तुम्हें कोई पद दिया जाए, तुम्हें कोई उत्तरदायित्व दिया जाए। इसलिए हम तुम्हारी बेहतरी के लिए हम जो भी कानून बनाते हैं उसमें तुम्हारा भला है और तुम्हारा ये फर्ज है कि तुम उस कानून को मानो और तुम्हें वो कानून मानना चाहिए। इसलिए अब भारतीय जो है इस बात को बिल्कुल जो है अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। इसलिए आप देखेंगे कि 1840 के दशक में क्षेत्रीय स्तर पर अब राजनीतिक मंच स्थापित हो रहे थे। भारतीयों को अब यह एहसास हो गया था कि उन्हें अब एकजुट होकर के, एकत्रित होकर के और एक राजनीतिक मंच के सहारे अपने अधिकारों के लिए अब आवाज़ उठाना चाहिए। इसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत ऐसे कानून आए जिन्होंने भारतीयों की योग्यता को नज़रअंदाज किया, नस्लीय भेदभाव किए और यहाँ तक कि भारतीयों को किसी लायक समझा ही नहीं। आपको लिट्टन की पॉलिसी याद होगी। लिट्टन ने सिविल सेवाओं में भारतीयों के प्रवेश को रोकने के लिए उम्र को घटा करके 19 वर्ष कर दिया था, क्योंकि लिट्टन को ऐसा लग रहा था कि भारतीय उतने योग्य नहीं हैं जो 19 वर्ष की आयु में सिविल सेवा की परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन 19 वर्ष के उम्र होने के बावजूद भी भारत में ऐसे विद्वान थे, ऐसे
पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे जिन्होंने इतने कम उम्र में भी उस समय सिविल सेवा की परीक्षा क्वालिफाई की थी। इसलिए अब अंग्रेजों को यह एहसास हो गया था कि भारतीयों को हम दबा नहीं सकते हैं। इसलिए धीरे धीरे करके जो कानून आगे के बनते रहे, उन कानूनों में अब भारतीयों को भी जगह देना उन लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और इसका जो असर है वो इसलिए हुआ क्योंकि आप देखेंगे कि 1840 के दशक से ही क्षेत्रीय स्तर पे ये जो राजनीतिक मंच बने थे, इन मंचों का बहुत बड़ा योगदान होता है। और उसके बाद के कानून में जैसे आप लिट्टन की पॉलिसी में देखिए, फिर उसके बाद लॉर्ड रिपन जो होता है उसका जो एल्बर्ट विल विवाद आता है, खास करके ये जो एल्बर्ट विल विवाद होता है, इस विवाद ने भारतीयों को यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि तुम्हारे साथ भेदभाव हो रहा है, तुम्हारे साथ नस्लीय श्रेष्ठता और भेदभाव को जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये देखा जा रहा है और भारतीयों की योग्यता को जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसलिए भारतीयों को अब यह एहसास हो गया था कि हमें अब बिल्कुल संगठित होकर के, एकत्रित होकर के और एक राष्ट्रीय स्तर के मंच के सहारा लेते हुए, राष्ट्रीय स्तर का मंच का सहारा लेते हुए हमें अपनी बातों को, हमें अपने अधिकारों को अब इसके लिए आवाज उठाने की जरूरत है। और यही कारण था क्योंकि एल्बर्ट विल विवाद में यूरोपियों ने जो एकता दिखाई थी, उसी एकता से प्रेरित होकर के आप आगे देखेंगे कि आगे जो है 1885 में कांग्रेस की स्थापना के रूप में एक राजनीतिक और राष्ट्रीय स्तर के मंच के रूप में कांग्रेस जो है उभर करके सामने आई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि कांग्रेस के पूर्व जो है, जो क्षेत्रीय स्तर पे जो राजनीतिक मंच थे, एक एक करके उन्हें भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है लैंड होल्डर सोसाइटी, इसकी स्थापना हुई थी 1838 में। इसके संस्थापक थे द्वारिका नाथ ठाकुर जी और इसका जो स्थान था वे था कलकत्ता। और यह जो मंच था ये जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया था और यहां तक कि कुछ विद्वान इसे ही भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था मानते हैं। इसे आप जरा ध्यान रखिएगा। इसके बाद दूसरे नंबर पर है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में और इसके संस्थापक थे देवेंद्र नाथ टैगोर जी और इसका जो स्थान है वो था कलकत्ता में। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बॉम्बे एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1852 में। इसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी जी और इसका जो स्थान है वो था मुंबई। देखिए यहाँ पे आपको एक बात ध्यान देना चाहिए कि फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यानी कि बंबई जो प्रांत था वहां पे ये पहला राजनीतिक संगठन था, बॉम्बे एसोसिएशन। और बाद में आप देखेंगे कि इसी के तर्ज पर दक्कन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके बाद चौथे नंबर पर है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1857 में और इसके जो संस्थापक थे वे सामूहिक रूप से दादा भाई नौरोजी, मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तैयब जी और फिरोज शाह मेहता और इसका जो स्थान था वे था लंदन। और देखिए इसको यानी कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को स्थापित करने का उद्देश्य था कि भारत के सुधारों के लिए ब्रिटेन में दबाव देना, यानी कि भारत में जो सुधार हो उसके लिए ब्रिटेन में दबाव देना इस एसोसिएशन का काम था। इसके बाद पांचवें नंबर पर है पूना सार्वजनिक सभा और इसका स्थापना हुआ था 1870 में। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं एम.जी. रनाडे, जी.वी. जोशी, एस.एस. चिपलूकर और इसका जो स्थान है वो है पूना। इसके बाद छठवें नंबर पर है इंडियन एसोसिएशन और इसकी स्थापना हुआ था 1876 में और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं एस.एन. बनर्जी और मनमोहन घोष और इसका जो स्थान है वो था कलकत्ता। देखिए ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इस संगठन में ये जो लिट्टन थे उनकी नीतियां और एल्बर्ट विल विवाद की घटना का व्यापक विरोध किया था इस इंडियन एसोसिएशन ने। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एल्बर्ट विल विवाद है वो एक्चुअली में था क्या। आपको पता होगा कि लॉर्ड रिपन के काल में एल्बर्ट विल विवाद की घटना घटी थी और इसमें हुआ कुछ ऐसा था कि 1883 में ये जो बिल आया था, इस बिल में जनपद सेवा के भारतीय जिला तथा सत्र न्यायाधीशों को वही शक्तियां तथा अधिकार दी गई जो समकक्ष यूरोपीय जजों को मिला था। अर्थात इसमें भारतीय जजों को यूरोपीय लोगों को फौजदारी मामले में दंड देने का अधिकार प्रदान किया गया था। लेकिन आप देखेंगे कि उस समय भारत में रह रहे यूरोपियों ने संगठित होकर के, एकजुट होकर के उन्होंने इस बिल का विरोध किया और इससे इसका देखिए असर कितना पड़ा, इसका प्रभाव कितना पड़ा
यूरोपियों को एकजुट होकर के विरोध करने पर वायसराय रिपन को यह विल वापस लेना पड़ा था और विल की वापसी की इसी घटना ने पढ़े लिखे भारतीयों को बहुत ज़्यादा आहत किया था। एक तरफ भारतीयों को ये जो संगठन था, यूरोपियों को एकजुट होकर के जो उन्होंने विरोध किया था, इसका महत्व पता चला और दूसरी तरफ यूरोपीय नस्ली श्रेष्ठता और भेदभाव के प्रति भी भारतीयों को समझ विकसित हुई थी। और इसी घटना ने जो है, आप देखेंगे कि आगे जो है कांग्रेस को एक अखिल भारतीय राजनीतिक मंच के रूप में उभारने की जो है प्रेरणा दी थी। इसके बाद 7वें नंबर पर है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1883 में। इसके बाद इसके जो संस्थापक हैं वो हैं एस.एन. बनर्जी जी और इसका जो स्थान है वो है कलकत्ता। यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए कि इसकी जो है अगली बैठक यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगली बैठक 1885 में कलकत्ता में हुआ था और कलकत्ता में एस.एन. बनर्जी साहब जो है उपस्थित थे। इसी के वजह से कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन होता है बंबई में, वहाँ पे एस.एन. बनर्जी जी उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर है मद्रास महाजन सभा। इसकी स्थापना हुई थी 1884 में और इसके संस्थापक हैं जी सुब्रमण्यम स्वामी, बी राघवाचारी और पी आनंद चारू। इसके बाद इसका जो स्थान है वो है चेन्नई, जिसका पूर्व में नाम था मद्रास। इसके बाद 9वें नंबर पर है बॉम्बे प्रेसिडेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 1885 में और इसके संस्थापक हैं फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तैलंग और इसका जो स्थान है वो था मुंबई और पूर्व में मुंबई को बम्बई कहा जाता था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा नोट है, 1886 में एस.एन. बनर्जी के इंडियन एसोसिएशन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया था। अब इसके बाद कांग्रेस की स्थापना की परिस्थितियों को जरा देख लेते हैं। कांग्रेस की स्थापना में ह्यूम की महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। वे यानी कि ह्यूम जो है 1883 में आईसीएस से रिटायर हुए थे, यानी कि इंडियन सिविल सर्विस से ये रिटायर हुए थे और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी जुड़े थे। वे व्यक्तिगत रूप से भारतीयों में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना मद्रास में की गई थी। देखिए, ये जो ह्यूम है, उनका जो लगाव था भारतीय राजनीति के प्रति, वे चाहते थे कि भारतीय राजनीति को एक अलग दिशा देना चाहते थे, इसीलिए उनकी भारतीय राजनीति में चेतना थी और वे खास करके भारतीयों को जो है इसी चेतना के प्रति वो प्रसार करना चाहते थे। इसी उद्देश्य से जो है 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना मद्रास में की गई थी। इस आईएनयू की अगली बैठक जो है वो 1885 में पूना में निर्धारित किया गया था, लेकिन आपको पता होगा कि पूना में 1885 में प्लेग फैल गया था, जिसके कारण यह बैठक मुंबई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके बाद यहाँ पे एक फैक्ट ये है कि दादा भाई नौरोजी के कहने पर आईएनयू में जो यूनियन शब्द है उसे हटा करके वहाँ पे कांग्रेस शब्द को जोड़ा गया था। इस प्रकार 1885 में बंबई में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म हुआ था। अब कांग्रेस के जो शुरुआती अधिवेशन है उसे देख लेते हैं। देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई है और उसमें कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उसे काफ़ी अच्छे से कवर किया है, इसलिए आप वहाँ पे आप जाकर के प्लेलिस्ट में जाकर के आप वो अधिवेशन वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। पहला अधिवेशन जो है 1885 में बंबई में होता है और इसके अध्यक्ष होते हैं डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी। दूसरा अधिवेशन होता है 1886 में कलकत्ता में और इसके अध्यक्ष होते हैं दादा भाई नौरोजी जी। तीसरा अधिवेशन होता है 1887 में और इसका जो स्थान होता है वो है मद्रास और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं भारतीय कांग्रेस अधिवेशन के। इसके बाद चौथा अधिवेशन होता है 1888 में इलाहाबाद में और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं जॉर्ज यूले जी। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जॉर्ज यूले पहली बार एक अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है उसमें पहली बार एक अंग्रेज ने अध्यक्षता की है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग कांग्रेस और उसके पूर्व के जितने भी महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे उसे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो से आपको परीक्षा के नज़रिए से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।